हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम सवाल तमारा में। अभी कई सारे प्रेग्नेंट लेडी आते हैं तो उनके मन में सवाल रहते हैं कि उनके 26 हफ्ते ख़त्म होते हैं, उसके बाद उनको टेंशन रहता है कि कब उनको हॉस्पिटल जाना रहेगा, क्या होगा तो उसको पता चलेगा अभी उनका डिलीवरी का टाइम हो गया है। तो उसके रिगार्डिंग, और जब फर्स्ट डिलीवरी रहती हो ना तो प्रेग्नेंट लेडी को एक क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, तो आज उसी के बारे में हम मैडम से डिस्कस करेंगे। हेलो मैम। अभी ओपीडी में जो पेशेंट आते हैं, जब उसकी फर्स्ट डिलीवरी रहती है तो उनको पता नहीं चलता है कि कब उनको हॉस्पिटल पे जाना है और क्या साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे, कौन से उनको तकलीफ होगी, क्या होगा तो उनको हॉस्पिटल पे आना है। तो आज आप उस बारे में हमें बताइए। तो पहला क्वेश्चन है, उनको कैसे पता चलेगा कि उनको अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए ऐसा? फ्रेंड्स, पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी प्राइमीज़ है, यानी कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम कंसीव किया है और उनका जब भी समय आता है 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं या तो 36 वीक्स कंप्लीट होते हैं, उसके बाद उनके माइंड में काफ़ी डर भी रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सीज़र होगा, हमें कैसे पता चले कि हमें हॉस्पिटल आना है। तो पहले तो जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स जो रहते हैं कि पहले जो शुरुआत होती है वह होती है कि फॉल्स लेबर पेन्स, यानी कि कमर के भाग में पेन होता है, कमर से थोड़ा पेट के आगे के भाग में और पेड़ों के निचले हिस्से में पेन की शुरुआत होती है। और यह जो पेन रहता है वो बहुत लाइट पेन रहता है, यानी कि 15-20 मिनट में एक बार आता है, वो ऑटोमेटिक चला जाता है पेन। सो यहाँ पे जस्ट एक डिस्कम्फर्ट रहता है। सो दीज आर बेसिकली फॉल्स लेबर पेन्स, और उसकी वजह से जो गर्भाशय का जो मुख है उसको खुलने की शुरुआत नहीं होती है। लेकिन जब भी ट्रू लेबर पेन्स आते हैं तभी पेन के साथ साथ सर्विक्स में भी चेंजेस आना शुरू होता है, यानी कि बच्चेदानी का जो मुख है वो खुलने की शुरुआत होती है और जो पेन की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। जैसे अभी किसी को 15-15 मिनट में आ रहा है पेन, सो जैसे ही ट्रू लेबर पेन शुरू होते हैं तो वो 10-10 मिनट, फिर 5-5 मिनट में, ऐसे वैसे जो टाइम है वो कम होता जाता है। सो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। और जो पेन का जो ड्यूरेशन रहता है कि जैसे पहले 2 to 5 सेकेंड्स आ रहा था तो अभी वो 10, 15, 20 सेकेंड तक रहता है। सो ड्यूरेशन ऑफ जो पेन रहता है वो बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है और उसके साथ साथ गर्भाशय का जो मुख है, जो सर्विक्स है, वो खुलने की शुरुआत होती है, तभी उसको ट्रू लेबर पेन्स बोलते हैं। अगर किसी का वाटर ब्रेक हो जाता है घर पे ही या मासिक की जगह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो उनको क्या करना चाहिए? जैसे हम बात कर रहे थे कि लेबर पेन या तो हमें हॉस्पिटल कभी जाना है, वो कैसे पता चलेगा। सो एक मैंने बताया कि पेन आपको शुरू हो सकता है, दूसरा है हर टाइम पेन नहीं होता है और हर पेशेंट को पेन के साथ ही नहीं आता है। सो कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को बार बार पेशाब जाना पड़ता है, या तो नीचे से खून जाना शुरू हो गया है, या तो नीचे से पेशाब जैसा पानी जाना शुरू हुआ है। तो यह भी एक संकेत होते हैं कि आपको अभी लेबर पेन शुरू हो गए हैं, या तो अभी लेबर पेन शुरू होने वाले हैं, या तो अभी आपका डिलीवरी का समय आ गया है और आपको हॉस्पिटल पहुंचना है। अगर किसी के 40 वीक से अप हो गया है तो उनको क्या करना चाहिए? जनरली जो प्रेगनेंसी का जो समय रहता है, फुल टर्म प्रेगनेंसी, हम 36 वीक से लेकर 40 वीक्स तक कंसीडर करते हैं। और अगर 40 वीक्स के ऊपर जाता है तो उसे हम पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी कहते हैं टिल 42 वीक्स। सो जब भी प्रेगनेंसी पोस्ट डेटेड हो जाता है तो उसके बाद आइदर हम लोग वो पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंडक्शन करते हैं, यानी कि टैबलेट्स वगैरह है, इंजेक्शन वगैरह है, जेल वगैरह है, यह सब साधन की वजह से उसको लेबर पेन शुरू करवाते हैं। और जनरली ऐसा है कि 40 वीक्स के बाद ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद बच्चा कभी भी अंदर टॉयलेट कर सकता है, पॉटी कर सकता है और उसकी वजह से कभी भी सडन IUFD हो सकता है कि बच्चा अगर अंदर पॉटी कर लिया और वो अगर उसकी सांस में चला जाता है तो सडनली बच्चे के हार्ट बीट जा सकते हैं, IUFD का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। जैसे जैसे 40 वीक्स के बाद या तो 36 वीक्स के बाद बच्चे के आजू बाजू जो पानी रहता है, तो यह जो एमनियोटिक फ्लूइड हम बोलते हैं उसको, सो एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल रहता है वह भी धीरे धीरे कम होने लगता है। सो इसीलिए जो ओवरऑल हमारे जो प्रोटोकॉल्स है उसमें बाय 40 वीक्स वी
ट्राई टू डिलीवर द पेशेंट, और अगर नहीं होता है तो उसको इंड्यूस करके डिलीवर करते हैं। जब नॉर्मल डिलीवरी आती है ना तो सबके मन में एक ही सवाल आता है कि वो बहुत पेनफुल होती है। पहले से अपने आजू बाजू वाले लोग से, मम्मी पापा से, सबसे उन्होंने सुना रहता है कि डिलीवरी बहुत पेनफुल है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? अगर यह चीज़ आप बता रहे हो कि बहुत ही पेनफुल होता है, सो अभी थोड़े समय पहले एक पेशेंट आया था कि मैम मैंने सुना है कि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत पेन होता है और ऐसे सब होता है, तो मैंने तो सोचा है कि मैं शादी ही नहीं करूँगी, क्योंकि शादी करेंगे तो फिर बच्चा तो रखना ही पड़ेगा बाद में, तो प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे तो डिलीवरी में बहुत पेन होगा। सो ऐसे जो भी लोग हैं या तो जिनके माइंड में ऐसे सब क्वेश्चंस हैं, उनके लिए बताना चाहती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी जो है वह पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे साधन हैं जिसकी वजह से यह जो लेबर पेन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे द बेस्ट मेथड जो है पेनलेस डिलीवरी, यानी कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, जिसकी वजह से आपका जो लेबर पेन है वो आपको फील नहीं होगा। सो इट इज़ अ एक्सेलेंट थिंग। जैसे अभी अपने ऑर्किड हॉस्पिटल में वी आर डूइंग ऑल द नॉर्मल डिलीवरीज इन अ पेनलेस फैशन। So we are giving option of epidural analgesia and almost all the patient जो भी है पेशेंट सब एग्री करते हैं epidural analgesia के लिए। सो अगर आप में से भी किसी के माइंड में ऐसा है कि नॉर्मल डिलीवरी पेनफुल होता है तो आप हमेशा पेनलेस डिलीवरी यानी कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया का ऑप्शन ले सकते हो। और दूसरे जो ऑप्शंस है कि ओपियोइड जो मेडिकेशन है, फिर लाफिंग गैस जैसे नाइट्रोजन गैस है, उसकी वजह से भी आपके लेबर पेन आपको कम महसूस होगा, है ना। आपका जो परसेप्शन है पेन का वो कम हो जाएगा। फिर ब्लॉक्स वगैरह रहते हैं तो वो ब्लॉक से भी आपका परसेप्शन, पेन का परसेप्शन कम हो सकता है। अभी आपने पेनलेस डिलीवरी के बारे में समझाया, तो कई सारे लोग के सवाल रहते हैं कि पेनलेस डिलीवरी के कोई साइड इफ़ेक्ट रहते हैं कि नहीं रहते हैं? पेनलेस डिलीवरी जो है उसमें जनरली एपिड्यूरल, द गोल्डन स्टैंडर्ड इज़ एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, और जनरली उसमें इंजेक्शन जो दिया जाता है दो हड्डी जो रहती है, रीढ़ की जो हड्डी रहती है उसके बीच में इंजेक्शन दिया जाता है। सो जैसे हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें भी हमने हमारे जो सीनियर एनेस्थेटिस्ट हैं उनके साथ पूरा यह टॉपिक के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा की हुई है। और अभी भी मैं बताना चाहती हूँ कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया जो है उसके एज सच कोई ऐसी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हालांकि अगर हो सकता है कि थोड़ा ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, या तो जो इंजेक्शन साइट है वहाँ पे जो मेन ध्यान रखना है कि इन्फेक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए, तो हाइजीन वगैरह केयर करना है। और दूसरा है कि कभी कभी कोई पेशेंट में हेडेक की समस्या आती है कि सर दर्द होता है, सो जनरली वो भी एक बहुत ही माइनर ये रहता है। सो उसके लिए पेशेंट को वाटर इनटेक वगैरह बढ़ाने के लिए बोला जाता है, और पिलो वगैरह नहीं लेना होता है उनको जब भी आफ्टर डिलीवरी, और जो रूटीन पेन किलर्स वगैरह रहते हैं वो दिए जाते हैं। सो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया की वजह से मेजर कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हालांकि लोगों के माइंड में काफ़ी सारे मिथ्स रहते हैं कि कमर में जो इंजेक्शन देते हैं तो उसकी वजह से कमर में दर्द शुरू हो जाएगा या ऐसा कुछ, और जनरली लोग ऐसा कंपेयर भी करते हैं कि सीज़र हुआ है तो उसके बाद तो कमर में दर्द होना ही होना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे खास मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सीज़र हुआ है तो उसकी वजह से आपको कमर में दर्द नहीं हो रहा है कि आपको कमर में जो इंजेक्शन दिया गया है स्पाइनल एनेस्थेशिया या तो एपिड्यूरल एनेस्थेशिया, आपका जो कमर में दर्द है वह आपकी जो पोजीशन है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाने की जो पोजीशन है वो अगर आपकी गलत है तो आपको कमर में दर्द हो सकता है। आपको अगर विटामिन D3 की कमी है, कैल्शियम की कमी है तो, और या तो इन्फेक्शन वगैरह है, तो यह सब रीज़न हो सकते हैं कमर में दर्द के। लेकिन जनरली लोगों को ऐसी आदत होती है कि कोई भी ऑपरेशन हुआ है तो ये ऑपरेशन हुआ है इसके वजह से मुझे कमर में दर्द हुआ है, ऐसे कोरिलेट करते हैं। लेकिन डिलीवरी, स्पाइनल एनेस्थेशिया, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया और कमर में दर्द, इसका एज सच कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ओके, अभी आपने पेनलेस डिलीवरी के बारे में समझाया, पर कई सारी फीमेल ऐसी रहती है कि जिनको पेनलेस डिलीवरी नहीं करवानी यही सब डर से, तो वो नेचुरली पेन
पेनफुल डिलीवरी में जाते हैं, तो जब उनको पेन आता है तो उनको क्या करना चाहिए? कोई एक्सरसाइज जिससे उनको पेन कम फील हो, ऐसा कुछ? नॉर्मली जो हमारे सब पेशेंट्स हैं, जो एंटीनेटल पेशेंट्स, उनको जनरली हम एडवाइस करते हैं कि 3rd मंथ के बाद फॉर दी एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट के पास हम भेजते हैं। एंड ऑर्किड हॉस्पिटल में हमारे पास रेगुलर फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल है और वो ऑनलाइन क्लासेस भी करवाते हैं। तो बेसिकली एक्सरसाइज का रोल क्या है कि एक्सरसाइज की वजह से आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है, नीचे के जो मसल्स हैं, वह रिलैक्स हो जाते हैं। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह सिखाया जाता है। और लास्ट में जैसे आपका 3rd ट्राइमेस्टर वगैरह शुरू होता है, अराउंड 32-34 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद स्क्वाट्स वगैरह है, फिर कैट एंड काउ वगैरह काफ़ी सारे एक्सरसाइज ऐसी रहती हैं, पेरिनियल मसाज है, तो यह सब एडवाइस किया जाता है। तो उसकी वजह से आपका जो नॉर्मल डिलीवरी का प्रोग्रेस प्लस नॉर्मल डिलीवरी में जो पेन रहता है वह भी काफ़ी कम हो जाता है। जो भी लोग हैं, जैसे आपको पता होगा कि पहले के ज़माने में ऐसे करते थे कि 9वां महीना लगा फिर झाड़ू पोछा करवाने के लिए बोलते थे। बेसिकली जब भी आप पोछा करने को बैठते हो तो आपका जो पोजीशन है दैट इज़ अ स्क्वाटिंग पोजीशन। फिजियोथेरेपिस्ट भी जो है, जो आपको एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो उसमें वन ऑफ द एक्सरसाइज इज़ अ स्क्वाट्स। उसकी वजह से आपका नॉर्मल डिलीवरी जो लेबर पेन है वो भी स्टिमुलेट होता है। फिर बच्चे का जो हेड है वो एंगेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर नीचे के आपकी जो स्पेस है वो प्रॉपर है। यह सब जो है इंडिकेशन कि आपके नॉर्मल डिलीवरी स्मूथली प्रोग्रेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। ओके। किसी को नॉर्मल डिलीवरी के लिए एडमिट करते हैं तब रिलेटिव्स का एक ही सवाल रहता है कि उसको खाने में क्या दे, बराबर खाने को दे सकते कि नहीं दे सकते, तो आप उसके बारे में बताइए। जब भी आपको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, या तो जस्ट आपको लेबर पेन्स शुरू हो गए हैं, तो यह जो समय है उसमें आपको हो सके तो लिक्विड्स या तो सेमी सॉलिड फूड लेना है। ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप लेबर पेन्स लेते हो तभी जो पोजीशन रहता है आपका, लिथोटॉमी पोजीशन वगैरह है, तो यह टाइम में प्रेशर की वजह से नौशिया वॉमिटिंग के रिस्क रहते हैं, एस्पिरेशन होने के चांसेस होते हैं। तो लिक्विड्स ज़्यादा दौर तक हम लोग बताते हैं कि जितना हो सके उतना लिक्विड्स लो। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो आप सेमी सॉलिड फूड भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा ऑयली है, स्पाइसी है, जो आपको डाइजेस्ट होने के लिए हैवी पड़ता है, ऐसा खाना आपको नहीं लेना है। एक और सवाल रहता है कि अगर उनका 36 वीक कंप्लीट हो जाता है तब डिलीवरी बैग में क्या रखना है? जब उनको डिलीवरी के लिए एडमिशन के लिए बोला जाएगा तब उनको क्या लेके हॉस्पिटल पे आना है, तो आप उसके बारे में बताइए। डिलीवरी बैग या तो हॉस्पिटल डिलीवरी बैग, जब भी आप हॉस्पिटल जा रहे हो डिलीवरी के लिए, आइदर नॉर्मल है या सीज़र है, तो मेरी जो राय है कि आपके पास आपके माइंड में 2 चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि एक तो माँ के लिए क्या लेके जाना है और बच्चे के लिए क्या लेके जाना है। तो माँ के लिए जैसे हॉस्पिटल में वैसे तो आपको हॉस्पिटल के गाउन वगैरह जो रहते हैं वो प्रोवाइड करते ही है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो एक गाउन आप ले सकते हो, आपके अंडरगारमेंट्स ले सकते हो, सैनिटरी पैड वगैरह जो है वह आप ले सकते हो। और अभी जो बच्चा आने वाला है उसके लिए, तो उसके जो कपड़े हैं जनरली हॉस्पिटल में से आपको जैसे हमारे ऑर्किड हॉस्पिटल में बेबी किट पूरा ही प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें आपको अगर इच्छा है कि अपने साइड से घर से आपको लेके जाना है तो आप बच्चे के लिए जो रजाई या जो गोदड़ी हम बोलते हैं वो वाला एक लेके जा सकते हो। बच्चे के जो कपड़े हैं, लंगोट है, डाइपर है, ठीक है, कैप वगैरह है, हाथ और पैर के जो ग्लव्स या तो वो रहते हैं वो लेके जा सकते हो। और जनरली आपको हॉस्पिटल से पूरा ही गाइड किया जाता है, लेकिन काफ़ी बार होता है कि लोगों के माइंड में कि मैम हमको पहले से ही प्रिपरेशन करना है, तो एक किट आता है जिसमें बच्चे के लिए जो शैम्पू है या तो ऑयल है उसका भी एक किट आता है, तो वह भी आप खरीद सकते हो। और बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो माँ के लिए सैनिटरी पैड और बच्चे के लिए आप अगर डाइपर यूज़ करना चाहते हो तो दिस इज़ अ बेसिक नीड, बाकी का सब आप मैनेज कर सकते हो अकॉर्डिंगली।
ओके, अभी डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद कितने टाइम के बाद वो ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहिए मदर को? आइडियली नॉर्मल डिलीवरी में विद इन हाफ एन आवर, जैसे डिलीवरी हुआ है उसके हाफ एन आवर के अंदर या मैक्सिमम 1 आवर में ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मदर को मोटिवेट करना चाहिए। जैसे हमारे WHO के जो गाइडलाइंस है रिगार्डिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, तो उसमें जो 10 रूल्स बताए हैं उसमें से वन ऑफ द रूल इज़ दैट कि जो माँ और बच्चा है जैसे उनको रूमिंग इन कि वो 24 घंटा साथ में रहे। माँ को भी हमको प्रोत्साहित करना है, जैसे नॉर्मल डिलीवरी का पेनलेस डिलीवरी करवाते हैं तो वह जो पेन से रिलीफ हुए हैं तो माँ बहुत रिलैक्स हो जाती है, तो उसको मोटिवेट करना है कि आप जल्द ही बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इनिशिएट करो। और जनरली जो ब्रेस्ट मिल्क रहता है जो फर्स्ट 3 डेज़ का रहता है जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, वह बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है। सो जितना हम लेट करते हैं उतना बच्चे को कोलोस्ट्रम कम मिलता है। और जनरली जो ब्रेस्ट मिल्क रहता है वो 72 आवर्स के बाद शुरू होता है। सो इनिशियली इज कोलोस्ट्रम फ्रॉम बर्थ टू 72 आवर्स, और 72 आवर्स के बाद एक्चुअल ब्रेस्ट मिल्क शुरू होता है। और जो ब्रेस्ट मिल्क रहता है उसमें भी फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क रहता है। सो बच्चे को फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क प्रॉपरली जाना चाहिए, यानी कि मिनिमम 30 to 45 मिनट्स एट अ टाइम बच्चे को ब्रेस्ट फीड देना है। हो सकता है कि जब भी इनिशियली बच्चे को जब भी फीडिंग के लिए लेते हैं तो बच्चा मे बी 5 मिनट फीड लेता है, 10-15 मिनट्स का ब्रेक लेता है। सो दैट इज़ नॉर्मल, लेकिन अपने को उसकी वजह से बच्चे को टॉप फीडिंग दे के या तो पाउडर फॉर्मूला मिल्क जो है वह दे के उसको आलसी नहीं बनाना है। ओके, और नॉर्मल डिलीवरी और सीजरियन में हॉस्पिटल का स्टे कितना रहता है? आइडियली नॉर्मल डिलीवरी में हम ऑर्किड हॉस्पिटल में यहाँ पे 48 आवर्स रखते हैं। अगर कुछ हाई रिस्क वगैरह है या ऐसा कुछ है तो फिर डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। और सीज़र के जो पेशेंट रहते हैं उनको जनरली 3 to 4 डेज़ रखा जाता है। अगर कुछ हाई रिस्क है तो अकॉर्डिंगली उनका स्टे बढ़ सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर नॉर्मल डिलीवरी या तो उसके रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज़ है आपकी तो आप ज़रूर से हमें पूछ सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज़ लिख सकते हो। और हमारे दूसरे जो वीडियोस है कि नॉर्मल डिलीवरी में क्या केयर करना चाहिए डिटेल में, कि कैसे कैसे सिम्टम्स रहते हैं, उसके बारे में आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। थैंक यू मैम। अभी मैडम के पास से हमने नॉर्मल डिलीवरी के बारे में आपके जो क्वेश्चन थे उसके बारे में माहिती ली है। मैडम का नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर वीडियो है, ऊपर आई बटन दबा के आप वो देख सकते हो। अगर आपके ऐसे कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में बनाएंगे, आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। तो देखते रहिए हर बुधवार को रात 8 बजे सवाल तमारा। नमस्ते।